नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। ज्योग्राफी सीरीज़ में ये अपना लेक्चर जो है आज का, इसमें हम देखने जा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने देखा था पृथ्वी की विभिन्न गतियाँ, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। फिर उन घूर्णन गति और परिक्रमण गति के प्रभाव क्या होते हैं वो हमने देखा था। इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सी चिड़िया का नाम है, उसके पश्चिम में जाओ तो क्या होता है, पूर्व में जाओ तो क्या होता है, वो हमने देख लिया था, है ना। और वहाँ से देखिए क्वेश्चन बनता है, आपको हल्के में नहीं लेना है किसी भी चीज़ को। क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, बेसिक आपका मजबूत होगा तभी आप यूपीएससी निकाल सकते हैं, वरना तो आप भूल जाइए अगर आप हल्के में ले रहे हो किसी भी चीज़ को, तो है ना। तो आज हम देखने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि पृथ्वी जो है उसके अंदर की संरचना कैसी है, वो ठोस है, खोखली है, कि अंदर किस प्रकार का पदार्थ भरा हुआ है ना, किस प्रकार की परतें अंदर बनी हुई है, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो शुरू करें आज का लेक्चर। चलो जी। और ये जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी, है ना, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। आपको भी एनसीईआरटी पढ़नी है ना। तो पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगा सकते हैं? क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस गेंद है, या यह है एक खोखली गेंद है? यानी पृथ्वी जो हमने देख ली है, पृथ्वी किस प्रकार की है, ध्रुवों पर चपटी है ना। इस प्रकार की पृथ्वी अपनी ध्रुवों पर चपटी है, यहाँ से उभरी हुई है। तो आपको किस प्रकार की लगती है कि ये खोखली है कि अंदर से ठोस है? किस प्रकार की आपको ये लगती है? कुछ तो दिमाग में आपको आता होगा ना। तो आपने कभी ज्वालामुखी उद्गार होते हुए देखा है कि ज्वालामुखी का उद्गार कैसा होता होगा? तो ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो उसमें से जो मैग्मा बाहर निकलता है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो मैग्मा कहाँ से निकलता होगा, है ना। वो मैग्मा जो निकल रहा है, वो राख, जो धूल वो निकल रही है वो अंदर से, वो कहाँ से निकल रही होगी, है ना, है कि नहीं है। फिर इसका मतलब है कि पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है। हालांकि देखिए पृथ्वी के अंदर कोई पहुंच नहीं पाया, क्योंकि इतनी गर्मी है पृथ्वी अंदर से, तो वहाँ तक कौन नहीं पहुंच पाएगा। आप पहुंच जाओगे ऐसे गड्ढा खोद के। हालांकि जो अपने यहाँ खान वगैरह खोदी गई है, जैसे अपने यहाँ दक्षिण अफ्रीका में है जो सोने की खान वगैरह है, वहाँ पर अगर देखा जाए तो भी वो इतनी गहरी नहीं है कि पृथ्वी की पूरी अंदर तक जा सके, इतनी वो गहरी नहीं है। ठीक है। जो अपने पृथ्वी का धरातल का विन्यास है, देखिए यहाँ से एक एक वर्ड, मैं आपको ये एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो एक एक वर्ड है ना वो इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मैं आपको सिर्फ ऐसे मुंह से बोल के ही पढ़ा सकता हूँ, मगर अगर मैं आपको सिर्फ ऐसे ही पढ़ाऊँगा तो वो वर्ड जो है ना वो मिस हो जाएंगे, और वो वर्ड अगर मिस हो गए तो यूपीएससी में अगर सेंटेंस बना और वो वर्ड आपको समझ में नहीं आया तो कोई मतलब वाली बात नहीं रह जाएंगी। मैं आपको जो एक एक वर्ड है उसका मतलब आपको समझाऊँगा। जो अपने पृथ्वी का धरातल जो है उसका विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। पृथ्वी का विन्यास का मतलब क्या है? अपनी पृथ्वी पर किस प्रकार का उच्चावच बना हुआ है, पर्वत बने हैं, पहाड़ बने हैं, है ना, पर्वत, पहाड़, जो ये बनी है आपका, कैसे पठार बने हुए हैं, मैदान बने हुए हैं, सब किस चीज़ का परिणाम है? ये है पृथ्वी के भूगर्भ में जो प्रक्रियाएँ होती है ना उसका परिणाम है ये। ठीक है। बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती है। तो जो बहिर्दृश्य और जो अपनी कौन सी बहिर्जात जो अंतर्जात प्रक्रियाएं हैं, अब आप बोलोगे सर ये बहिर्जात और अंतर्जात प्रक्रियाएं कौन सी हैं? देखिए पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है वो होती है अंतर्जात, और बहिर्जात मतलब पृथ्वी के ऊपर धरातल पर जो काम होता है वो होता है बहिर्जात। अंतर्जात मतलब जैसे भूकंप आया उसकी वजह से हो गया, ज्वालामुखी निकला, लावा निकला, उसकी वजह से कुछ माउंटेन बन गया, है ना, कोई आइलैंड बन गया वो। और बहिर्जात क्या हो गया? जैसे बारिश आई तो बारिश से पर्वत कट कट के पठार बन गया, है ना, और गड्ढा पड़ गया, है ना। इस प्रकार से जो बहिर्जात प्रक्रियाएं होंगी, तो ये सब चीज़ें भूदृश्यों का आकार देती रहती है ना। किसी ज़माने में जो अपनी अरावली थी वो कितना बड़ा पहाड़ हुआ करता था, आज वो एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। तो वो क्या है? वो बहिर्जात प्रक्रियाएं है, उसका परिणाम वो है। ठीक है। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भूआकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा, क्योंकि अंतर्जात प्रक्रियाएं मतलब पृथ्वी के अंदर जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उनको अगर हम अंदर नज़रअंदाज करते हैं तो हम ठीक से समझ ही नहीं पाएंगे कि पृथ्वी के ऊपर क्या हो रहा है, वो हम समझ ही नहीं पाएंगे। नदियाँ कहाँ से बह रही है, पहाड़ कहाँ पर बना है, कहाँ पर पठार बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, वो सब किसका परिणाम है? वो सब परिणाम है अंतर्जात प्रक्रियाओं का। कहाँ पर समुद्र बनेगा, कहाँ पर पहाड़ बनेगा, ये किसका परिणाम है? ये है सब अंतर्जात प्रक्रियाओं का परिणाम। ये आगे आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें हम देखेंगे, जब हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी, है ना। फिर हम देखेंगे मानव जीवन मुख्यतः अपने क्षेत्रीय भूआकृति से प्रभावित होता है। भूआकृति से प्रभावित होता है कि नहीं होता है ना।
जहाँ वो रहता है उस चीज़ से वो प्रभावित होता है। नॉर्थ ईस्ट वाले जो है वो वहाँ का पहनावा ओढ़ावा अलग है, साउथ वालों का अलग है, नॉर्थ वालों का अलग है, कश्मीर वालों का अलग है, स्विट्ज़रलैंड वालों का अलग है ना, आर्कटिक में रहने वालों का अलग है। तो वो जिस भू आकृति में रहता है वहाँ जो है वो सब चीज़ें मानव को प्रभावित करती है। इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। जब भूदृश्य हमें प्रभावित करता है तो भूदृश्यों को कौन प्रभावित करता है उनको भी जानना हमारे लिए आवश्यक है ना। ये समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती है, ये जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान हो। यानी हम देख लेते हैं कि भूकंप कैसे आता है। वो जो एक गाय है वो सींगों पे पृथ्वी को धारण करे हुए हैं और एक सींग में दर्द हो जाता है तो दूसरे सींग पे धारण करती है, ये वाला इसलिए भूकंप आता नहीं। ये पुराने ज़माने के लोग जो बूढ़े पुराने लोग हैं वो ये माना करते हैं, मगर हम ये चीज़ें नहीं मानते। हम क्या मानेंगे, जो वास्तविकता में होता है वो। और वो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पृथ्वी के भूगर्भ को जानना पड़ेगा, अंदर की पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है, तभी तो हमें पता लगेगा कि भूकंप क्यों आता है, सुनामी क्यों आती है ना। ठीक है। फिर पिछले अध्याय में आपने देखा था क्या कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भूप्रपटी क्रस्ट से क्रोड तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित हैं। हमने नहीं देखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके 3 चरण मैंने बताए थे, है ना, कि धीरे धीरे वो ठंडी होती है, फिर उसके परत बनते हैं, जो अधिक घनत्व वाले पदार्थ नीचे चले जाते हैं और कम घनत्व वाले पदार्थ ऊपर की तरफ आ जाते हैं, है ना। फिर डीगैसिफिकेशन उसका होता है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? नहीं, अगर याद है तो एक बार आप जाके पीछे उसको आप रिवाइज करना एक बार, है ना। ये क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये क्या होता है सब हम आगे देखेंगे थोड़ी देर में, है ना। ये जानना भी अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया होगा। यानी पृथ्वी के अंदर तो देखिए हम जा नहीं सकते, तो कैसे वैज्ञानिकों को पता लगा होगा इन परतों के बारे में, है ना। तो भूगर्भ की जानकारी के साधन कौन कौन से हैं, यहाँ हम चलते हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या समझते हैं आप कितने, क्या होती है त्रिज्या? देखिए ये वृत्त होता है तो ये केंद्र से ये जो होता है ना, ये होता है त्रिज्या। वैसे ज़्यादा मैथ मुझे भी नहीं आती है, पर ये जो त्रिज्या होती है ये क्या होती है, परिधि। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 6370 किलोमीटर की त्रिज्या है। ये दूरी है 6370 किलोमीटर, है ना। ये याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि गर्मी इतनी है, वहाँ तक पहुँचेगा कौन, मर मारा जाएगा आदमी, फट जाएगा। या वहाँ के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक हमें ये बताने में सक्षम हुए हैं कि भूगर्भ की संरचना कैसी है। हम अंदर नहीं जा सकते हैं, फिर भी वैज्ञानिकों ने हमें बता दिया कि पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है ना। ये है कि नहीं आश्चर्य की बात? ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी जो है परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से जो हम अनुमान हमने लगाया उसके ऊपर आधारित है कि पृथ्वी अंदर से कैसी होगी, क्योंकि डायरेक्ट तो हम वहाँ पर जा नहीं सकते, है ना। और इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है। जो कुछ जानकारी हमें मिली है पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में, उसकी कुछ जानकारी तो हमारे लिए प्रत्यक्ष जानकारी भी है, हाँ सीधा सीधा कह सकते हैं हाँ जी ऐसा हुआ है। कुछ जानकारी जो है हमें अनुमानों पर आधारित भी है। अब हम देख लेते हैं कि प्रत्यक्ष स्रोत जो है वो कौन कौन से हैं, पृथ्वी की भूगर्भ के बारे में जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, सीधा हमसे जो जानकारी प्राप्त मिल जाए पृथ्वी के बारे में। सॉरी। तो पृथ्वी के से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं। तो जो अपनी जो चट्टानें हैं ना, अथवा वे चट्टानें जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। तो सीधा अगर एक हमें जानकारी लेनी हो भूगर्भ के बारे में तो एक धरातलीय चट्टानें हम ले सकते हैं, या जो खानों से चट्टानें हमें मिलती है वो ले सकते हैं। तो पता लग जाएगा ना कि हाँ इन चट्टानों की रासायनिक संरचना क्या है, क्या क्या इनमें पाया जाता है। इसका मतलब पृथ्वी में वो चीज़ें हैं, है ना। फिर जैसे दक्षिण अफ्रीका की जो सोने की खानें हैं वो 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। ऐसा पृथ्वी में अगर ऐसा घुसो तो 3 से 4 किलोमीटर तक वो गहरी है। इससे अधिक गहराई में जा पाना संभव अभी नहीं हो पाया, क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है और दबाव भी बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए भूप्रपटी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। खान में तो है ही है, मगर कुछ वैज्ञानिक अपने हिसाब से भी कर रहे हैं कि वो जानकारी प्राप्त करने के लिए खुदाई कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक 2 मुख्य प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं? देखिए 2 मुख्य प्रोजेक्ट है, एक तो डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और एक है इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, है ना। तो ड्रिलिंग प्रोजेक्ट ही है, ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, दोनों, एक डीप ओशन है और एक इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है। इन पे लोग वैज्ञानिक लगे हुए हैं ताकि हम
पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है इसके बारे में पता लगा सकें, है ना। आज तक जो सबसे गहरा हमने ड्रिल किया है, जो खुदाई हमने करी है, ड्रिल का मतलब है ना अंदर, वो कहाँ करी है हमने, वो करी है हमने आर्कटिक महासागर में, कोला नाम का एक क्षेत्र है वहाँ पर। कहाँ, कितनी गहराई तक, 12 किलोमीटर तक हमने वो खुदाई वहाँ पर, ड्रिलिंग वहाँ पर हमने करी है। इन परियोजनाओं तथा बहुत से अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त जो विश्लेषण हमें मिले हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। यानी कि उन्होंने देख लिया कि पृथ्वी के धरातल पर जो हमें पत्थर मिला एक, है ना, फिर थोड़ा गहराई में गए तो एक पत्थर मिला, थोड़ा और गहराई में गए तो एक पत्थर मिला, थोड़ा और गहराई में गए तो एक पत्थर मिला। अब ये देख लेंगे कि हाँ इनकी रासायनिक संरचना क्या है, कि यार इनका अगर गहराई में जा रहे हैं तो इनका घनत्व बढ़ता जा रहा है, या ऊपर जो है वो कौन सा जो मिनरल्स जो है वो ज़्यादा है, नीचे वाली चट्टानों में कौन से मिनरल ज़्यादा है, फिर नीचे वाली चट्टानों में कौन से मिनरल ज़्यादा है। तो इस आधार पर वो क्या कर सकते हैं, वो एक अनुमान फिर वो लगा सकते हैं, हाँ कि देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, इसका मतलब पृथ्वी में ऊपर वाली चट्टानों में ये वाले मिनरल्स ज़्यादा है और नीचे वाली चट्टानों में ये मिनरल्स है, ऊपर वाले का घनत्व कम है, नीचे वाले का घनत्व ज़्यादा है, ये पता लगा सकते हैं कि नहीं। फिर एक और हमें प्रत्येक जानकारी का साधन क्या है, ज्वालामुखी उद्गार, है ना। ज्वालामुखी उद्गार कैसे, क्योंकि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो भूगर्भ में से जो लावा बाहर निकलता है, जो मैग्मा बाहर निकलता है, उसमें भी जो वो बाहर आके जमता है तो चट्टानें बनती है, तो हमें पता लग जाता है कि हाँ इसके अंदर से जो मैग्मा हमें मिला है उसमें उसके रासायनिक संरचना क्या है, उसमें कौन कौन से जो है वो एलिमेंट्स विद्यमान है, उससे भी हमें पता लग जाएगा कि हाँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। अब जब वो हमें एक लिक्विड स्टेट में बाहर मिल आता है लावा, है ना, एक तरल अवस्था में बाहर आता है, मतलब एकदम तरल तो नहीं कह सकते, है ना, चिपचिपे पदार्थ के रूप में आता है। इसका मतलब है कि नीचे जो है ऐसे कोई तरल अवस्था तो अवश्य रही होगी, अवश्य है, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, ये प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि ये मैग्मा कितनी गहराई से आया है और ये मैग्मा कहाँ से आता है, ये भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, इसका स्रोत क्या है ना। बस स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब है अप्रत्यक्ष स्रोत। तो प्रत्यक्ष स्रोत में हमने क्या देख लिया, एक तो खुद ड्रिलिंग करके देख लिया, डीप ओशन ड्रिलिंग, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट हमने देख लिया। एक क्या होगा, ज्वालामुखी उद्गार, ये हो गया प्रत्यक्ष साधन, सीधा सीधा पूछा जा सकता है, मैं कह रहा हूँ मेंस में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के बारे में जानने के साधन बताइए, सीधा यूपीएससी पूछ लेते हैं, मेंस में सीधे सीधे क्वेश्चन भी बनते हैं। फिर अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है, अप्रत्यक्ष स्रोत के में क्या होगा कि पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हो जाती है। हम अनुमान लगा लेते हैं, अच्छा ये पत्थर ऐसा है, इसमें ये वाली रासायनिक संरचना इसकी है, ये वाला मिनरल ज़्यादा पाया जाता है, इसका घनत्व कम है या ज़्यादा है, इसका मतलब पृथ्वी की ये वाली परत है ना वो लिक्विड होगी या ये ठोस होगी, हम पता लगा लेते हैं, है ना, या ये वाला एलिमेंट्स में ज़्यादा पाया जाएगा। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दबाव जो है उसमें वृद्धि होती है। जब हमने खोदा, अंदर ड्रिलिंग करी तो पता लगा कि हाँ अंदर जाओ तो तापमान भी बढ़ता है और दबाव भी बढ़ता है। इतना ही नहीं, हमें ये भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता जाता है ना। अब जब हम देखेंगे कि पृथ्वी की परतें देखेंगे तब हम देखेंगे हाँ ऊपर वाली जो परत है उसका कम घनत्व, नीचे वाली का और ज़्यादा घनत्व है, फिर कोर जो है उसका तो घनत्व सबसे ज़्यादा है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव और घनत्व के मान को अनुमानित किया है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन जो है वो हम कहाँ करेंगे, इसी अध्याय में थोड़ी देर आगे करेंगे, थोड़ी देर बाद में, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है उल्काएं, है ना। एक तो हमने क्या किया, जो हमने खुदाई कर ली उससे हमने पता लगा लिया कि हाँ, अनुमान लगा लिया हमने कि हाँ जो घनत्व कैसे ज़्यादा है कम है ना। फिर आते सॉरी अब हमें एक दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत क्या हो गया, उल्काएं। उल्का क्या होती है मैंने पढ़ाया था आपको, जो ब्रह्मांडीय पिंड आपको पढ़ाया था। उल्का क्या होती है, कोई भी क्षुद्र ग्रह या कोई भी ब्रह्मांडीय पिंड अगर पृथ्वी की तरफ आता है, बढ़ता है और पृथ्वी पर आके गिर जाता है तो वो क्या होता है, उल्का पिंड, है ना, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये हमने सब पढ़े थे ना वहाँ पर। एक चीज़ पढ़ना भूल गए थे हम, धूमकेतु, अब यहाँ पढ़ लेते हैं चलो। जैसे क्षुद्र ग्रह क्या थे, ये रॉकी हुआ करते थे, यानी चट्टानों से बने हुए होते थे, और ये धूमकेतु क्या होते थे, ये हिमशीतित गैसों से बने होते हैं। हिमशीतित मतलब
यहाँ पर बहुत बर्फ़ के बने हुए ये सब होते हैं, है ना, हिमशीतल गैसों से और धूल कणों से। ये भी थोड़े बहुत चट्टानें इनमें होती है धूमकेतु में, है ना। और जब ये धूमकेतु मतलब पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो इनमें पीछे एक पूँछ सी दिखती है ना। तो वो पूँछ कहाँ होगी? सूर्य के विपरीत दिशा में वो पूँछ होती है। तो अगर पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे होंगे धूमकेतु, इनके पीछे एक पूँछ सी दिखाई देगी धूमकेतु में। और क्षुद्रग्रह क्या होते हैं? क्षुद्रग्रह हमने देखा था कि ये चट्टानी पिंड होते हैं जो ग्रह पूरी तरीके से नहीं बन पाए, ग्रह के नाबालिग बच्चे छोटे छोटे ये होते हैं क्षुद्रग्रह। और ये कहाँ पाए जाते हैं क्षुद्रग्रह? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है ना, वो पट्टी, क्षुद्रग्रह की पट्टी पाई जाती थी, है ना। तो यहाँ से देखिए आपका ये भी रिवाइज हो गया। उल्कापिंड जो है वो दूसरे अप्रत्यक्ष स्रोत हो जाते हैं, है ना। उल्कापिंड जो है वो आके पृथ्वी पर गिर जाते हैं, फिर वो चट्टानें हम देख लेते हैं, वैज्ञानिक हम मतलब वैज्ञानिक लोग, और फिर पता लगा लेते हैं हाँ जी इसमें कौन सा जो मिनरल्स इसमें ज़्यादा है, कौन सा कम है, इसका घनत्व क्या है, वो सब पता लगा लेते हैं। और हमने देखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति भी सभी ग्रहों के साथ ही होती है, जब बिग बैंग हमने पढ़ा था, है ना। इसका मतलब जब वो उल्कापिंडों में ये वाला मिनरल वगैरह है, इसका मतलब पृथ्वी में भी वो वाले मिनरल सब होने चाहिए, है ना। सब एक साथ ही तो बने थे, ठीक है। क्योंकि उनकी संरचना जो है पृथ्वी से मिलती जुलती ही होती है। ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड है जिनमें हमारा ग्रह पृथ्वी बना है। तो जैसे पृथ्वी बना हुआ है ना, वैसे ये उल्काएं बनी हुई है ना। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है। तो उल्काएं जो है उनका अध्ययन भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है कि नहीं हो जाता है। फिर आ जाता है अन्य महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप संबंधी क्रियाएं भी शामिल है। तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से भी हमें पता लग जाता है कि पृथ्वी की संरचना किस प्रकार की है। फिर चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर और भूकंप संबंधी क्रियाएं जो होते हैं उनसे भी हमें पता लग जाएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं पाया जाता है ना। जो जितने भी अपने अक्षांश हमने पढ़े थे ना, अक्षांश समझ रहे हैं आप क्या? एक मिनट स्क्रीन क्लियर कर लें। देखिए ये पृथ्वी अपनी है, तो हमने देखा था 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा 66.5 डिग्री वाली, है ना। उत्तरी ध्रुव व्रत, दक्षिणी ध्रुव व्रत, है ना, 66.5 डिग्री, सॉरी ये 66.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है मकर रेखा, ये कर्क रेखा। तो ये अलग अलग जो अपने अक्षांश हैं उन पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी अलग अलग होता है। ध्रुवों पर जो है वो सबसे अधिक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो कम होता है। और गुरुत्वाकर्षण का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है ना। आपने साइंस तो पढ़ी होगी, वो मेरे को तो वो फॉर्मूला आता नहीं है, पर जैसे जैसे अगर उसका आप द्रव्यमान बढ़ाओगे तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ता जाता है ना। और गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। ज़्यादा द्रव्यमान होगा तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल भी ज़्यादा ही लगेगा। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। तो हम देख लेंगे कि द्रव्यमान के आधार पर भी गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसमें भिन्नता आ जाती है। इसका मतलब अगर हम उस गुरुत्वाकर्षण बल को नाप लेंगे और पता लगा कि यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल कम है, यहाँ का ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ का द्रव्यमान ज़्यादा है और यहाँ का द्रव्यमान कम है, ऐसा पता लगा सकते हैं ना। हाँ, तो उससे हमें पता लग जाता है, ठीक है। फिर क्या है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग गुरुत्वाकर्षण होता है ना, और गुरुत्वाकर्षण भी अन्य कारकों से प्रभावित होता है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहते हैं। किसे गुरुत्व विसंगति कहते हैं? जहाँ अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसको कहते हैं गुरुत्व विसंगति, ठीक है। गुरुत्व विसंगति हमें भूप्रपटी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है कि पृथ्वी की जो भूप्रपटी है उसमें किस प्रकार का द्रव्यमान है, कहाँ का ज़्यादा है, कहाँ का कम है, इसकी जानकारी हमें क्या दे देगी? गुरुत्वाकर्षण विसंगति है वो हमें जानकारी दे देगी। क्योंकि मान लो यहाँ की जो है गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है, यहाँ का कम है, यहाँ का ज़्यादा है, यहाँ का कम है, इसका मतलब पता लग जाएगा जहाँ कम है वहाँ कम द्रव्यमान है, वहाँ ज़्यादा है वहाँ मतलब ज़्यादा द्रव्यमान है। सॉरी। फिर है भूकंप के बारे में देख लेंगे। भूकंप तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत कर देता है। भूकंपीय जो तरंगे होते हैं ना, वो उन तरंगों के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हासिल हम लोग कर सकते हैं। साधारण भाषा में इसका अर्थ हो जाएगा कि पृथ्वी का कंपन। किसका? भूकंप का मतलब क्या हो जाता है? पृथ्वी का कंपन करना। यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप ले आती है ना। ऊर्जा निकलती है, क्यों निकलती है? जब प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे ना तो आसानी से आपको अच्छा समझ में आएगा। उसके बाद में हम भूकंप के बारे में जानकारी और अच्छे से हासिल करेंगे जब प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ लेंगे उसके बाद में।
तो ये भूकंप की देखिए, भूकंप जब आता है तो 3 तरीके की तरंगे मुख्य मुख्य आती है। एक तो होती है भूगर्भीय तरंगे होती है एक तो देखिए, और एक होती है धरातलीय तरंगे। मुख्य मुख्य 2 होती है। भूगर्भीय तरंगों में होती है 2, पी तरंगे और एस तरंगे। पी मतलब प्राइमरी, सी मतलब सेकेंडरी तरंगे, और ये धरातलीय मतलब सरफेस वेव्स जो होती है। ठीक है। पृथ्वी में कंपन होता ही क्यों है? प्राय भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भ्रंश क्या होता है आपको बता देता हूँ, 1 मिनट यहीं समझा देता हूँ। प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तब तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी की भू परपटी जो है ना, वो विभिन्न प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। अलग अलग प्रकार की प्लेटें हैं, है ना। तो ये जो प्लेटें हैं, मान लो ये 2 प्लेटें हैं एक दूसरे से, एक इधर आ रही है, एक इधर आ रही है ना। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो है वलन पड़ेगा, यहाँ पर बल लगेगा ना एक दूसरे का, तो यहाँ पर एक भ्रंश पैदा होगा। भ्रंश मतलब एक दरार, है ना। तो जो दरार उत्पन्न होगी वहाँ पर ही कंपन ज़्यादा उत्पन्न होता है, यही ये कहना चाह रहा है। ठीक है। भूपरपटी की शैलों के गहन दरारें ही भ्रंश होती है। भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती है। जहाँ ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं, उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रखता है। तो देखिए ये दो चट्टान, ये प्लेटें एक विपरीत दिशा में जा रही है ना वो, या ये इस तरफ भी जा सकती है ना, या ये इस तरफ भी जा सकती है। कौन 3 प्रकार से वो जा सकती है, वो हम जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे ना तब हमें और अच्छे से ये पढ़ेंगे। उसकी वजह से क्या होता है कि इनके ऊपर दबाव पड़ता है और यहीं से क्या होता है, कंपन पैदा होता है। ठीक है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप शैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। पहले क्या होता है कि देखिए पृथ्वी पर जो भी चट्टानें बनी हुई है, जो अपनी वो बनी हुई है, वो सब ऐसे फंसी हुई है। क्या जो प्लेटें बनी हुई है वो क्या होती है, एक दूसरे से फंसी होती है एक दूसरे में। तो कभी कभी इन पर जब ऐसा जोर पड़ता है तो ये क्या करते हैं, इन पर दबाव उत्पन्न होता है और एक दूसरे की तरफ से सरक जाती है, तो ये भ्रंश बन जाता ना। इसी भ्रंश के आसपास जो है वो भूकंप पैदा होते हैं। ठीक है। जिसके परिणामस्वरूप शैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे से विपरीत दिशा में सरक जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान हो जाती है। इससे जो ऊर्जा निकलेगी, फिर वो ऊर्जा तरंगे जो है वो सभी दिशाओं में गतिमान हो जाएगी, इधर भी जाएगी उधर भी जाएगी, ऊर्जा निकलेगी। ठीक है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र यानी फोकस कहलाता है। तो वो स्थान जहाँ से जो है ऊर्जा निकली, तो मान लो ऊर्जा निकली यहाँ से, ये वाला है, यहाँ से निकली तो यह क्या हो गया, फोकस। और ये क्या है, पृथ्वी के अंदर है ये, है ना, ये पृथ्वी के अंदर वाला, अंदर है ये, तो ये क्या हो गया, फोकस कहलाता है। और इसे हाइपोसेंटर भी कहते हैं। ठीक है। फिर ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, और भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है ना। ये फोकस हो गया उद्गम केंद्र। फिर क्या होता है, अब ये ऊर्जा निकली और सबसे ऊपर गई, ऐसा करके एक दिशा में गई, यहाँ ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, जहाँ एकदम 90 डिग्री ऊपर होगा ये, और ऊपर जहाँ पर सबसे पहले जो भूकंपीय तरंगे जो महसूस की जाती है वो क्या होता है, उसे कहते हैं अधिकेंद्र, है ना। ये क्या हो गया, केंद्र, और ये क्या हो गया ऊपर वाला अधिकेंद्र। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। सबसे पहले भूकंप का झटका कहाँ लगेगा, इसी अधिकेंद्र पर लगेगा, जो कहाँ होता है, उद्गम के ठीक 90 डिग्री ऊपर होता है ना। तो ये जो ये अपना अधिकेंद्र है, ये अपना केंद्र जो है इसके ठीक फोकस के ऊपर होगा, ये ऊपर होगा अपना एपी सेंटर। तो ये हो गया फोकस और ये हो गया एपी सेंटर। ये आपको याद रख लेना, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में करेक्ट करने के लिए। ठीक है। सॉरी, अब हम देख लेते हैं भूकंपीय तरंगे क्या होती है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल में ही आते हैं। स्थलमंडल में ही आएंगे, और कहाँ आएंगे भाई, आसमान में थोड़ी आएंगे। तो जो जितने भी प्राकृतिक भूकंप है वो कहाँ आते हैं, स्थलमंडल में ही आते हैं। लिथोस्फीयर जिसे कहते हैं ना लिथ का मतलब होता है चट्टान, तो लिथोस्फीयर में ही आते हैं। इसे अध्याय में आगे हम पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में भी देखेंगे, है ना। यार बहुत देर होगी, परतों के बारे में देखेंगे, परतों के बारे में देखेंगे, देख लेंगे यहीं पे। चलो आपको एक हल्का सा एक बार मैं झलक दे रहा हूँ। देखिए पृथ्वी बनी है ऐसे मुख्य मुख्य 3 परतों से, क्रस्ट, मेंटल और कोर, है ना। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये है भूपरपटी, ये है मेंटल और ये है कोर। तो ये 3 जो है इससे बनी हुई होती है अपनी
पृथ्वी 3 चरण जो है उसमें परतों में बनी हुई अपनी पृथ्वी होती है। ठीक है, तो अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थलमंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को स्थलमंडल कहते हैं। तो ये भूप्रॉपर्टी वाला और ये मेंटल का थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये हो जाता है अपना लिथोस्फीयर, है ना। भूकंप मापी यंत्र, तो भूकंप मापी यंत्र जो है उसको क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। देखिए यहाँ से भी कनेक्ट करने के लिए पूछ लेते हैं। तो भूकंप मापे मतलब सिस्मोग्राफ सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित कर लेता है। यानी भूकंप जो भी भूकंपीय तरंगे पृथ्वी तक पहुंची है उनको ये अभिलेखित कर लेता है। कौन, सिस्मोग्राफ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भूकंपीय तरंगों का अभिलेखित वक्र जो है वो दिखाया गया है चित्र 3.1 में। यही चित्र 3.1 में हमने देख लिया है ना। ठीक क्या है, ये वक्र क्या करता है, 3 अलग अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। एक बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती है। इसको एक बार साफ कर लें। 2 प्रकार की कौन सी होती है, एक धरातलीय हो गई और एक कौन सी हो गई, भूगर्भिक तरंगे हो गई, है ना। एक धरातलीय, एक हो गई भूगर्भीय। भूगर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर, एक होती है धरातल के अंदर। 2 प्रकार की मुख्य होती है। फिर भूगर्भिक तरंगे जो है उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है। कि उद्गम जो केंद्र था ना, हमने देखा अभी फोकस, वहाँ से जो निकलती है वहाँ वो क्या होता है, इनका केंद्र होता है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ने लगती है। भूगर्भिक तरंगे एवं धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती है जिन्हें धरातलीय तरंगे कहते हैं। तो ये भूकंपीय तरंगे जो है ये पृथ्वी के अंदर से निकलती है ना। ये मान लो अपनी पृथ्वी है और ये भूकंपीय तरंगे जो है ना पृथ्वी के धरातल से ऐसे निकल रही है। तो भूकंपीय तरंगे और जो पृथ्वी की चट्टानें, इनके बीच में क्रिया होगी, उसकी वजह से और एक प्रकार की तरंगे पैदा होगी। उन तरंगों को क्या कह देंगे, उन तरंगों को क्या कह देंगे हम, धरातलीय तरंगे उनको कह देंगे। ठीक है, फिर जिन्हें ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती है। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर अलग अलग होता है। यानी कि अलग अलग जो घनत्व वाले पदार्थों से तरंगे होकर गुजरेगी ना, तो इनका वेग भी अलग अलग होता है। सामान्य तौर से अगर ठोस है तो उसमें इनका वेग सबसे ज़्यादा होता है ना। ठीक है, तो पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन और आवर्तन होता है। यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इनका होता है। रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ से चट्टाई और इधर चट्टान से टकराई तरंग और इधर आ गई, और रिफ्रैक्शन मतलब क्या हो गया, इधर जा रही है और इधर से इधर मुड़ गई, या इधर से इधर मुड़ गई, इधर से इधर मुड़ गई, ये हो गया रिफ्रैक्शन। ये आपने फिजिक्स में वैसे पढ़ाई होगा, मेरा साइंस से वैसे ज़्यादा नाता रहा नहीं है। भूकंपीय तरंगे भी 2 प्रकार की होती है। भूगर्भीय जो तरंगे देखी ना हमने, वो भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है एस और एक होती है पी। मतलब पी तरंगे होती है, एक तरंगे होती है एस तरंगे। तो पी मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंडरी। तो पहले कौन सी आएगी, प्राइमरी आएगी ना, पहले वाली। तो पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे होती है और धरातल पर सबसे पहले ये पहुंचती है। कौन सी तरंगे, पी तरंगे जो होती है वो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। ठीक है, और ये कैसे होती है, ध्वनि तरंगों जैसे ही ये होती है। और ध्वनि तरंगे कैसी होती है, इतना तो यार आपने ही पढ़ा होगा, ध्वनि तरंगे कैसे चलती है। ध्वनि तरंगे चलती है ऐसे ऐसे। तो ये ध्वनि तरंगे कि जैसे ही ये होती है, यानी इनकी गति कैसी होगी, पदार्थ के जो कण है उसकी दिशा में ही इनकी गति होती है। और ये तरंग जो है पी तरंगे, वो ठोस, तरल और गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर जाती है। कौन सी, ये जो अपनी पी तरंग है। क्योंकि हम ये भी तो देखते हैं ना कि ध्वनि तरंगों के जैसे है, तो ध्वनि तरंगे भी तो ठोस, तरल और गैस में गुजर जाती है। हाँ, फिर उसके बाद से गुजरती है एस तरंगे, है ना, यानी सेकेंडरी। और ये सेकेंडरी तरंगे जो होती है धरातल पर प्रारंभिक तरंगों के बाद में ही आती है और ये द्वितीयक तरंगे कहलाती है। सेकेंडरी तरंगों यानी एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये केवल ठोस में से ही होकर गुजरती है। एक एक चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है। पी तरंगे जो है वो सभी तीनों से गुजर जाती है। एस है ना, वो सिर्फ ठोस से होकर गुजरती है, याद रखना इस बात को, है ना। फिर इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की। परावर्तन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती है, जबकि आवर्तन से तरंगे कई दिशाओं में चली जाती है, जो मैंने पहले आपको समझा दिया है। भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जा सकता है। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती है। धरातलीय तरंगे का पहले कौन सी तरंग आएगी, पी, फिर कौन सी आएगी, एस, फिर आएगी सरफेस वाली, एस मतलब ये लास्ट वाली सरफेस तरंगे, धरातलीय तरंगे। तो धरातलीय तरंगे कब आएगी, सबसे लास्ट में। और सबसे विनाशकारी कौन सी होगी, ये एस तरंगे, ये सरफेस तरंगे होती है।
ठीक है। इनसे शेल विस्थापित होते हैं और इमारतें गिरती है। जो खतरनाक वाला भूकंप आता है ना, वो आता है इन्हीं सरफेस वेव्स की वजह से। ये तो बेचारी शांति से निकल जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं करती है, ऐसे ऐसे, है ना। ये चलती है ऐसे ऐसा करके, तो तोड़ मरोड़ देती है जो भी इनके क्षेत्र में आता है। मेरे हिसाब से आधा घंटे का लेक्चर हो गया, आज हम यहीं तक समाप्त करते हैं और बाकी का लेक्चर जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। बड़ा लेक्चर हो जाएगा, आपको भी ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो आज का लेक्चर हम कर देते हैं यहीं समाप्त, बाकी का हम कल पढ़ लेंगे, है ना। ये देखिए, ये एक देख लेते हैं हम यहाँ पर छोटी सी चीज़। ये मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। ये होमवर्क क्या था? भारत की जो मानक यामेतर रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? तो हमने देखा था 82.5 डिग्री से वो होके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होके गुजरती है। मैंने पूछा था आपको कि कौन कौन से राज्यों से, ये आपको याद होने चाहिए। तो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए, ये कौन सा राज्य है? ये है यूपी, है ना, इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है देखिए एमपी, है ना। फिर ये कौन सा राज्य है? ये है देखिए भैया छत्तीसगढ़, है ना। फिर ये कौन सा राज्य है? ये वाला, सॉरी एक मिनट, अलग अलग पेन ले लेते हैं ना, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये कौन सा राज्य है? ये है आपका उड़ीसा, है ना। और एक और राज्य है, एक और ले लेते हैं जी। ये राज्य कौन सा है? ये वाला, ये है आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्य से हो गए? देखिए, यूपी, एमपी 2, छत्तीसगढ़ 3, उड़ीसा 4 और आंध्र प्रदेश 5, यानी कि ये जो है अपने यहाँ 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? जो मानक यामेतर रेखा है अपनी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है, वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, एमपी, ये मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, याद रखने से तो भूल जाओगे आप। यूपी, फिर नीचे आएगा एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उसके नीचे उड़ीसा आ गया, फिर आ गया आंध्र प्रदेश। मेरे साथ साथ आप एक क्रम भी याद कर लो। क्रम अपने आप याद हो जाएगा जब आपको मैप याद होएगा। मैप आपके दिमाग में छवि मैप की बनी होगी तब, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे करके ही मैप जो है वो होगा, एकदम बैठ के मैप कभी याद ज़िंदगी में होता नहीं है। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर अपनी मानक यामेतर रेखा गुजरती है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं समाप्त कर देते हैं। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, और इस चैनल की जो इस वीडियो की जो आपको PDF है वो इसी चैनल पर प्राप्त होगी, है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सलाह देनी हो या कोई लेनी हो तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।